इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का जो जो एक प्रोसेस है उसको इमीडिएट स्टार्ट किया जाए। और अगर कोई 5 बार 6 बार सम्मन को इग्नोर कर रहा है तो डायरेक्ट अरेस्ट करने का तो एक मतलब प्रपोजल रहता ही है। आज मुझे थाना से ही अगर 41 का नोटिस आता है और मैं इग्नोर करती हूँ तो मुझे आप एक नॉर्मल रिपोर्टर है, मैं चलिए भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी भी अगर उसको इग्नोर करता है तो पुलिस दूसरे दिन रेड कर देती है कि 41 के नोटिस पे आया क्यों नहीं। तो ईडी जैसे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को इतना समय लगाना नहीं चाहिए। जितना मैं कानून सीखी हूँ, जितना मैं कानून को समझती हूँ, और इसी एक तथ्य पर आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट में बोला गया है कि इस मैटर को, अनुरूपा पोद्दार के मैटर को 4 महीने में खत्म करना है, हाईकोर्ट ने झाड़ करके बोला है। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूं ईडी और सीबीआई को, एनआईए को, एनएसए को, क्योंकि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड मेरे बहुत सारे मैटर जो है वो एनआईए और एनएसए को भी गए हैं, क्योंकि खालपाड़ा और मजदूरपाड़ा में कौन लोग रहते पद हटात करके लग्जेरियस लाइफ, और जितनी उनकी अच्छी बाउंडिंग कुंतल से देखी गई है, और युवा में जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं युवा सेल वाले टीएमसी के, उनसे काफी अच्छी बाउंडिंग देखी गई है। तो ये तो देखिए सब जुडिशियल मैटर है। मैं तो जाहिलों की तरह सब जुडिशियल मैटर को मैं बिल्कुल भी मीडिया ट्रायल करना नहीं चाहूंगी। ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ईडी को थोड़ा सा और एनर्जेटिक होने की जरूरत है, थोड़ा सा और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी मुसलमान नेता और मंत्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया का दौड़ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दुबई का दौड़ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना ऐसा हो कि जब तक ईडी पहुंचे तब तक सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाए पश्चिम बंगाल से। तो कुछ ईडी और सीबीआई को ऐसे तथ्य लेकर के हाईकोर्ट से परमिशन लेने चाहिए कि एक एक दिन में 10-10 घरों पर छापा मारना चाहिए, एक एक दिन में 20-20 मंत्रियों के घर पर छापा मारना चाहिए। क्योंकि अगर और डिले हुआ तो ये जो आना जाना ऑस्ट्रेलिया और दुबई चल रहा है, ये कहीं ना हाथ से सब कुछ निकल जाए, और जनता जो है वो अपने न्याय के आसरा में बैठी रह जाए। तो मैं आपका सबसे पहला प्रश्न था कि आपको लेकर के इतना कुछ हो रहा है। मैं अकेले चलती हूँ, हर जगह मैं अकेले चलती हूँ, हर जगह मैं अकेले आती और जाती हूँ। एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, और मुझे अपनी जनता पर, अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि अगर बीच बाजार कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मेरी जनता, मुझे चाहने वाले मुझे जरूर बचाएंगे, ये मैं जानती हूँ। इंक्वायरी कर लिया जाए आज तत्काल में मेरे घर पे ईडी सीबीआई, और अगर सेटिस्फैक्शन ना हो तो सीआईडी भेज दिया जाए। कौन देता है इस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे, कहां से आ रहे हैं? क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री ने मुझे खुद आरटीआई का रिप्लाई दिया है कि वो कलकत्ता खिलाफत कमेटी को फंडिंग नहीं करता है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम कहां से? देखिए सवाल अनेक है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने एक चैप्टर ओपन किया है सबके काले करतूतों को सामने लाने का, उसमें ये बहुत छोटा आक्रमण है मेरे ऊपर, बहुत छोटा। मैं इससे बड़े बड़े चीजों के लिए मैं वेट में हूं अभी, और मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा मेरे कैरेक्टर को एसेसिनेट किया जाएगा। मैं जानती हूं कि मेरे कैरेक्टर को, मेरी निजी जिंदगी को सबसे ज्यादा उछाला जाएगा। तो देखिए, अगर इंफॉर्मेशन मेरे घर का कोई उन तक पहुंचा रहा है तो जाहिर है कि उनके घर का भी तो कोई मेरे तक पहुंचाने वाला तो जरूर होगा ना। अगर वो मर्यादा को लांघने के लिए खड़े हो जा रहे हैं कि अब बहू बेटियों को नंगा करना है, तो जिनके घर में बहू बेटी हो उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूं कि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। 10 साल की राजनीति में मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। एक इंसान होता है जो बहुत कम रोजगार में बहुत अच्छे से मेंटेन करके जिंदगी जीता है। ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है,
ना मेरे पास 4 गाड़ी है, ना मेरे पास नौकर चाकर है, और ना ही मेरे पास बैंक बैलेंस है। इवन मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए एक मामूली सा 2000 का लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है। और अगर किसी के बाप के अंदर ताकत है तो प्रमाण कर दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग लूंगी। आप अकेले मुस्लिम महिला है जो लगातार रूलिंग पार्टी के सवालों का जवाब दे रही है और ताबड़तोड़ अटैक कर रही है, आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, मैं चाहती तो मैं हर एक मीडिया के सवाल पे मैं ये कह सकती थी कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं नहीं कह रही हूं ऐसा। मैं चाहती तो मैं कह सकती थी, मेरे हलक से कोई नहीं उगलवाएगा। लेकिन जितने भी तथ्य आएंगे, जितने भी सवालिया निशान खड़े होंगे, उसका रिप्लाई प्रमाण के साथ मेरे पास है, प्रमाण के साथ। और मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आज इन्हें बहुत तकलीफ होती है, रात में नींद नहीं आती है ईडी का सम्मन आने से, पर मैं सुकून से सोती हूं कि किसी भी वक्त कोई भी मेरे घर पर जांच पड़ताल के लिए आएगा, कुछ नहीं पाएगा। 100 पे 2000% मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता नाराज है। और इसीलिए 14 साल के इतिहास को श्रीमती ममता बनर्जी ने तोड़ा है। दोबारा फिर से इलेक्शन में उनको व्हील चेयर पे बैठना पड़ा है, और दोबारा पंचायत इलेक्शन में खुद मुख्यमंत्री को फेस बन करके सामने आना पड़ा। इसका मतलब है कि एक साइलेंट उन्होंने एक वार्ता आप सबके लिए भेजा है कि उन्हें अपने भाईपों के नौबोजुआर यात्रा पर भरोसा नहीं रहा। 4 दिन पहले पटना में मीटिंग हुआ था, महागठबंधन जिसको नाम दिया गया था, तमाम विपक्षी दल वहां पर थे और लगभग भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सब अपने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए महागठबंधन कर रहे हैं। क्या लगता है कि ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री की रेस में है? ऑल इंडिया पार्टी तो है ही नहीं ममता बनर्जी जी की, वो उनको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जितने बैठे थे, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, पंचर घोटाला, तो अभी क्या है ना कि जितने भी दुखी आत्मा हैं सब एक हो गए हैं। और यही 9 साल पहले चले जाइए, ये सब एक दूसरे को गाली देते थे जो आज एक मंच पर बैठे हुए हैं। आज एक प्लेटफॉर्म जो शेयर कर रहे हैं, सब एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और आज सबको मजबूरी में एक साथ आना पड़ रहा है। पर बात ऐसी है कि ये जो साथ में बैठ रहे हैं, इनको पहले बताना पड़ेगा कि ये हजारों घोटाले का, करोड़ों करोड़ों घोटाले का घपला का हिसाब देना पड़ेगा, और प्रमाण है। एक सवाल और, यूसीसी को लेके अभी तमाम तरह की अड़चने लग रही है। एक तरफ मोदी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, बंगाल का मुस्लिम समाज इसको कैसे देख रहा है? देखिए, मैं और मेरे से जुड़े हुए जितने भी मुसलमान हैं, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरे साथ 14,000 महिलाएं आई थी। 14,000 महिलाएं, मेरे पास अभी भी वो वीडियो है। और मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 300 से ऊपर बस मेरे साथ आया था। तो वो 14,000 महिलाएं कहीं मुझे छोड़कर गई नहीं है। जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी ना और सर से पानी ऊपर जाएगा तो वो महिलाएं आएंगी सामने में। अब आती है यूसीसी की बात। तो मैं जिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बैठती हूँ, मैं जिन पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठती हूँ, जिनको कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खोल करके हराम का पैसा नहीं कमाना है, जिनको मजार से चंदा नहीं उठाना है, जिनको पीर बाबा बन करके फितरा और ज़कात से शीश महल नहीं बनाना है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद होगा। जिनको फातिया का पैसा नहीं लेना है, जिनको अगरबत्ती जला करके पैसा नहीं लेना है, जिनको मुसाफा हाथ मिलाने का पैसा नहीं लेना है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जिनके मजार, जिनके आलिशान पीर बाबा और जिनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत प्रॉब्लम होगा। दूसरा, मैं आपको जवाब दे देती हूं कि हर वो मर्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू करेगा, जो जेंडर इक्वालिटी पर बिलीव करता है, और हर वो मुसलमान मर्द यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा जो महिलाओं को सेक्स टॉय और अपने पैर की जूती समझता है। मैंने आपको बता दिया, मैं पूरा सपोर्ट करती हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। मेरे साथ जुड़े हुए जितने मुसलमान हैं, और वक्त आने पर ये रेड रोड जो भरता है ना, मैं महिलाओं से भर सकती हूँ, इतनी हिम्मत नाजिया रखती है। अरे भाई, यही तो मैंने करवाया था ना, यही तो मैंने हाई कोर्ट में केस करवाया था कि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी
पर जितने भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर इंक्वायरी कीजिए। यही तो मैंने करवाया था, तो इसलिए तो मुझे मलाइन किया जा रहा है, इसलिए तो मेरे कपड़े खोले जा रहे हैं, इसलिए तो मुझे नंगा किया जा रहा है, ताकि मैं चुप हो जाऊं, मैं शर्म से बैठ जाऊं। लेकिन नाजिया इलाही खान को जब धमकी आती है ना रेप की, तो वो कहती है कि मार देना, छोड़ना मत, नहीं तो कानूनी दायरे में, कानूनी कार्रवाई में मैं हर एक स्टेप लूंगी। अगर मेरा रेप होगा ना, मुझे शर्म नहीं आएगी, इसलिए मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरा मर्डर करना पड़ेगा। ये तुच्छ 10 पैसे वाले काम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात में कितना सच्चाई है कि आपने करीब 100 से ज्यादा साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपको बहुत ज्यादा विभिन्न तरह के आईडी से आपको टारगेट किया जा रहा है और आईडी को ब्लॉक कर दिया जा रहा है? डेफिनेटली मेरे पास प्रूफ है। मैंने साइबर सेल को लास्ट एक हफ्ते में अनलिमिटेड अनकाउंटेबल मैंने कंप्लेन लेटर्स भेजे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। स्टेट की पुलिस थोड़ी मुझे वैल्यू देगी। हाँ, अभी मेरी कोई गलती ना भी हो और किसी मंत्री का फोन आ जाएगा तो अरेस्ट करने आ जाएगी, भले ही मुझे 4 दिन के बाद बेल मिल जाए। लेकिन एक औरत को जो लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए, जो लीगल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिलेगी। जब कामदनी को नहीं मिला, कालियागंज की बेटी को नहीं मिला, हांसकाली की बेटी को नहीं मिला, पार्क स्ट्रीट के एक फॉरेनर को नहीं मिला, तो मुझे क्यों मिलेगा? मैं तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी कर रही हूँ। तो मतलब मुझे तो मलाइन करना तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेता मंत्री का फर्ज है, हक है, क्योंकि वो ये करेंगे नहीं तो मंत्री पद पर वो बैठे कैसे रहेंगे के साथ है। तो उन घरों में जाकर देखिए जो शमशान घाट बन गया, उस ग्राम को जाकर देखिए जो शमशान घाट बन गया, उस मुस्लिम पाड़ा को जाकर देखिए जो कब्रिस्तान बन गया। तो क्या जस्टिस को आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए? क्यों निकलना था इतना बम और गोली? क्यों तृणमूल के नेताओं के पॉकेट से बंदूक और गोली निकला? क्यों तृणमूल कांग्रेस के गाड़ी से बम निकला? क्यों तृणमूल कांग्रेस के घर से बम निकला? क्यों? क्या जरूरत थी? आपको जनता पे भरोसा होना चाहिए था, जनता आपको वोट देती। ऐसा पहली बार हुआ 14 साल में कि पहली बार खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। क्या उनको हारने का डर सता रहा था? देखिए, हम लोगों को याद है 2021 में भी उनके पैर में चोट आई थी और वो व्हील चेयर पर बैठी थी, और पंचायत को डगमगाता देख करके शायद फिर ममता दीदी का पैर लड़खड़ा गया। और मुझे अफसोस है, क्योंकि देखिए भारत के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, और जब तक श्रीमती ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं तब तक मुझे उनको मान, आदर और सम्मान देना ये मेरा कर्तव्य है। मुझे अफसोस है उनके लिए, उनकी उम्र ज्यादा है, चोट आ गई है, पर व्हील चेयर पर वो एक बार और पंचायत में इलेक्शन में, लफ्ज इलेक्शन में बैठ गई हैं। अब बात ये आती है कि जब जनता आपके साथ है, हर एक मिचल मीटिंग में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहती हैं कि जनता आपके साथ है, तो फिर इतना बड़ा निर्णय लेने की जरूरत मुझे समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं ये जो आपका 2.0 भारत जोड़ो यात्रा का आया था, नोवो जुआर यात्रा, साउंड भी सिमिलर करता है, उसमें भाईपो को यह समझ में आ गया था कि ये तो अब हमसे निकलेगा, क्योंकि पब्लिक नाराज है, पब्लिक को तकलीफ है, पब्लिक को नाराजगी है, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ के बारे में अपनी स्पीच में रखा। कहाँ है 23,000 करोड़? कहाँ, क्यों नहीं पहुंचा पब्लिक के पास? क्यों ग्राम एरिया इतना खराब है? क्यों सड़कों का काम नहीं हुआ? क्यों सारी योजनाएं गांव खेड़ों में नहीं पहुंची, रूरल एरिया में नहीं पहुंची? ये 23,000 करोड़ का कुछ अंत हम लोगों को सिर्फ अर्पिता के घर से मिला है। अभी जितने अंदर जाएंगे ना, उनके घर से मिलेगा, जितने अंदर जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल, अभिषेक बनर्जी क्या है जो 4,225 पुलिस वालों को लेके चलते हैं? क्या है? जनता से डर